कभी कभी ना बड़े बड़े रहस्य बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगहों पर छिपे होते हैं, जैसे इतिहास के कुछ सवालों में। आज हम इन्हीं सवालों को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे और सिंधु घाटी की उस खोई हुई दुनिया की तरफ चलेंगे। तो चलिए फिर खुदाई शुरू करते हैं। ये सवाल हमारे औजार होंगे जिनसे हम इतिहास की परतें हटाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के उन राजों को जानेंगे जो जमीन के नीचे दफन हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया की खोज से जो हजारों सालों से, सचमुच हजारों सालों से गुमनामी के अंधेरे में थी। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे 20वीं सदी में जाकर दोबारा खोजा गया। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल तक इनके शहर जमीन के नीचे दबे रहे। उनकी कहानियां, उनकी पहचान, सब कुछ भुला दिया गया। एक पूरी की पूरी सभ्यता जैसे इतिहास से मिट ही गई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो लोग कौन थे? वो पायनियर्स कौन थे जिन्होंने इन दबे हुए शहरों को वापस दुनिया के सामने लाया? और इस खोज का सेहरा जाता है दो पुरातत्वविदों को। एक तरफ थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला, और दूसरी तरफ थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। इन्हीं दोनों की वजह से इस महान सभ्यता की कहानी दोबारा शुरू हुई। अब जब ये शहर खोजे गए तो सबसे हैरान करने वाली चीज क्या थी? वो थी इनकी शहरी प्लानिंग, मतलब कमाल की इंजीनियरिंग। चलिए इनकी सिटी प्लानिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये कोई छोटे मोटे गांव कस्बे नहीं थे। ये सभ्यता दो बड़े सुनियोजित शहरों के इर्द गिर्द बसी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यही इस पूरी सिविलाइजेशन का दिल थे। तो आखिर क्या था इनकी वास्तुकला का राज? कैसे बना लिए थे इन्होंने इतने एडवांस शहर? इसका जवाब इनकी बनावट में ही छिपा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है धोलावीरा शहर। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो देखिए, कमाल का था। पानी को इकट्ठा करने और उसे स्टोर करने की जो तकनीक इन्होंने विकसित की थी, वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। और फिर है लोथल, जो एक बहुत ही जरूरी बंदरगाह था। पता है, यहाँ दुनिया के सबसे पुराने और एडवांस्ड डॉकयार्ड्स में से एक मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक समंदर के रास्तों से भी होता था। शहरों की बनावट तो देख ली, पर इन शहरों में रहता कौन था? चलिए अब उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, देखते हैं कि उनका समाज और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती और कपड़ों पर टिकी थी। वो कपास उगाते थे, कपड़े बुनते थे, जिसके सबूत मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। और तो और बनावली और कालीबंगन जैसी जगहों पर टेराकोटा के हल भी मिले हैं, यानी खेती भी एडवांस तरीके से होती थी। और ये कोई सीधा साधा समाज नहीं था। यहाँ एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर था, एक हायरार्की थी। मतलब समाज में सबका एक तय रोल और एक जगह थी। मतलब समाज में अलग अलग वर्ग थे, जैसे दास कर्मकार जो मजदूरी करके कमाते थे, अहितक जो आजाद मजदूर थे, और यहाँ तक कि भृतक यानी गुलाम भी थे। इससे समाज का बंटवारा साफ दिखता है। अब इतने बड़े और ऑर्गेनाइज समाज को चलाने के लिए एक सेंट्रल पावर तो चाहिए ही, है ना? ऐसा लगता है कि पूरे हड़प्पा इलाके पर एक ही अथॉरिटी का राज था। और माना जाता है कि ये सरकार थियोक्रेटिक यूनिटरी थी। आसान भाषा में कहें तो यहाँ धर्म और राजकाज एक साथ चलते थे। राजा को शायद भगवान से जुड़ा हुआ माना जाता था और वो पूरे राज्य को एक यूनिट की तरह चलाते थे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस सभ्यता के कुछ ऐसे राज जानते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो राज जो पत्थर और मिट्टी में दबे मिले, जैसे कि उनके अंतिम संस्कार के तरीके। लोथल में एक कब्र में दो लोगों को एक साथ दफनाया हुआ मिला। इसे डबल बरियल कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता था, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ये उनके रीति रिवाजों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इन सबसे बड़ा रहस्य, वो पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, और वो है उनकी लिखाई, उनकी लिपि। धोलावीरा में 10 बड़े बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है। ये पक्का सबूत है कि उनके पास लिखने का एक सिस्टम था। पर उसमें लिखा क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो हम वापस वहीं आ गए, हड़प्पा की इस कभी न सुलझने वाली पहेली पर। हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ समझा, लेकिन कई सवाल अब भी वैसे के वैसे ही हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो व्यवस्था और पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट पर बनी थी, और इसके न जाने कितने ही राज आज भी जमीन के नीचे दबे हैं, जो शायद किसी दिन बाहर आए या शायद कभी ना आए। और यही बात इस सभ्यता को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है।